नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जाएंगे देहरादून। दोपहर करीब 3 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर जीटीसी हेलीपैड पर उतरेगा। 2 दिन पहले ही एम्स से डिस्चार्ज हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे, जहां उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनके चेकअप किए गए। सीएम ने बीते दिन से सरकारी कामकाज भी शुरू कर दिया है। आज देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2 दिन पहले ही एम्स से डिस्चार्ज हुए थे। दिल्ली स्थित अपने आवास पर अभी विश्राम कर रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर की पूरी टीम ने निगरानी की। फिलहाल स्वस्थ हो गए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना से जंग जीत ली है और आज देहरादून आएंगे सीएम टीएसआर। हालांकि बीते दिन से ही सरकारी कामकाज उन्होंने शुरू कर दिया है। जो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए, उनका पालन कर रहे हैं और आज देहरादून पहुंच जाएंगे। अंकित काला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, आज सीएम टीएसआर देहरादून आ रहे हैं और स्वस्थ फिलहाल हो गए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह उनको अभी दी गई है? लेकिन हमारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य है उसमें लगातार सुधार हो रहा है और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनके जो धर्मपत्नी और जो उनकी बेटी है वो भी स्वस्थ हो चुकी है। तो जानकारी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री करीब 2 बजे के बाद दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो सकते हैं। अब मुख्यमंत्री मौसम के हिसाब से अगर मौसम खराब रहता है तो कहीं ना कहीं सड़क मार्ग से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून आ सकते हैं, अन्यथा हवाई मार्ग से उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम तय हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे मुख्यमंत्री टीएसआर। फिलहाल उनकी तबियत में सुधार हुआ है, ठीक हो गए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली स्थित अपने आवास पर फिलहाल विश्राम कर रहे हैं और आज ये कहा जा रहा है कि देहरादून पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री टीएसआर। उसके बाद सरकारी कामकाज संभालेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विपिन रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से की है मुलाकात। दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर भेंट की है। मुख्यमंत्री से विपिन रावत ने उनका हालचाल जाना है। परिवार वालों के भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है। मुख्यमंत्री ने आभार भी प्रकट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से विपिन रावत ने मुलाकात की है और इस दौरान उनका हालचाल लिया है। दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर भेंट की गई है। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उनकी देखरेख की है, ट्रीटमेंट उनका किया गया। फिलहाल स्वस्थ हो गए हैं मुख्यमंत्री टीएसआर। आज देहरादून भी पहुंच रहे हैं। उससे पहले दिल्ली स्थित आवास पर विपिन रावत ने उनसे मुलाकात की है। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुके भेंट किया गया है, मुख्यमंत्री का हालचाल जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनका आभार प्रकट किया है। वहीं 8 जनवरी को उत्तराखंड में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। सभी जिलों में आयोजित होगा कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। अधिकारियों को सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। सभी जिलों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। ऐसे में तैयारियां पहले से ही मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन 8 जनवरी को उत्तराखंड में होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राई रन हो रहा है। 8 जनवरी को उत्तराखंड में भी टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। सभी जिलों में एक साथ कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन होगा, जिसको लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बैठक भी की है। तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंकित काला संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अंकित, आपसे समझना चाहेंगे ड्राई रन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? मुख्य सचिव ने भी बैठक की है, क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? ऐसी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य को इस महीने के अंत तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और ऐसे में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में अधिकारियों की संबंध में बैठक हुई थी,
और बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर ली जाए। इसको लेकर के 8 तारीख को एक ड्राई रन भी चलाया जाएगा। इसमें सरकार की तरफ से या अधिकारी की तरफ से किस तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाएगी, और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द अगर ये वैक्सीन उत्तराखंड को इस महीने के अंत तक मिलती है तो जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं और भी अन्य जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, उनको सबसे पहले जल्द से जल्द इसको वैक्सीन को लगाया जाए। तो ऐसे में 8 तारीख को ड्राई रन भी कराया जाएगा। इसमें वैसी स्थिति एक प्री प्लान की जाएगी पूरे राज्य भर में, जैसे कि वैक्सीन मिलने के बाद तो उसमें अधिकारी किस तरीके से कामकाज करेंगे, स्वास्थ्य कर्मी किस तरीके से कामकाज करेंगे और किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। और कोशिश ये की जाएगी कि जो परिस्थिति बाद में पैदा होनी है उससे पहले अगर कोई खामियां मिलती है तो उन सब चीजों को सुधार लिया जाए। तो इस संबंध में कल एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है वन्ना, और ऐसे में उत्तराखंड उम्मीद लगाए बैठा है कि इस महीने के अंत तक उत्तराखंड को जो वैक्सीन है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये वैक्सीन आती है तो किस तरीके से इसको लगाया जाएगा, कैसे कौन कौन इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, इन सब विषयों को लेकर के भी चर्चा की गई बैठक में। अंकित, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब स्वस्थ हो गए हैं, देहरादून आ जा रहे हैं, सरकारी कामकाज हालांकि कल से उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है, ड्राई रन को लेकर वैक्सीनेशन के क्या चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए वरना उम्मीद यही है कि इस महीने के अंत तक उत्तराखंड को ये वैक्सीन मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हो गए हैं, और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनकी जो धर्मपत्नी और उनकी जो बेटी है वो भी स्वस्थ हो गए हैं। तीनों ही 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनका परिवार समेत जो है वो सभी पॉजिटिव आए थे। तो दिल्ली एम्स में इलाज करने के बाद अब तीनों स्वस्थ हो गए, उनके डॉक्टर की तरफ से ही जानकारी मिल गई। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के लिए रवाना होंगे। कल मुख्यमंत्री संभवतः राजभवन में मुख्य न्यायाधीश जो हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह संभवतः उसमें भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हो सकते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब देहरादून लौटेंगे, हालांकि उन्होंने कल ही से ही कामकाज संभालना शुरू कर दिया था और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। तो अब जब मुख्यमंत्री देहरादून आएंगे तो कहीं ना कहीं इस ड्राई रन को लेकर के उनसे अधिकारियों के साथ बैठक अंकित, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कोरोना विस्फोट होता रहा और वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? अब देखिए वरना ये पूरे देशवासी समय वैक्सीन को लेकर के अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है, और एक नए साल में एक नई उम्मीद की किरण लोगों को नजर आई है। उत्तराखंड राज्य में इस साल कुंभ भी होना है, इसके अलावा चुनावी वर्ष भी है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य में कुंभ एक बड़े ही महत्वपूर्ण एक धार्मिक कार्यक्रम है। ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द उसे वैक्सीन मिले और जो कार्यक्रम है होने हैं वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है। कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, उसमें भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब 8 तारीख को जो ड्राई रन इसमें करा जाएगा वरना तो उसमें जो भी खामियां पाई जाएगी उसको भी दुरुस्त करने के किया जाएगा, और सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस महीने के अंत तक उत्तराखंड को वैक्सीन मिल जाएगी। वरना समीक्षा की गई है, बैठक की गई है मुख्य सचिव की तरफ से, इस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए उन्होंने कहा है, और अभी क्या हलचल है इस ड्राई रन के कार्यक्रम को लेकर? देखिए ड्राई रन को लेकर के सभी जो उत्तराखंड के तमाम जिले हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 8 तारीख को एक आपात स्थिति बनाई जाएगी, उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किस तरीके से कामकाज करेंगे, और मुख्य सचिव की तरफ से विशेष रूप से वरना ये निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन होगा। इसके अलावा सभी को मास्क पहनने की अनिवार्यता और भी कई सारी जो गाइडलाइंस है, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। और सबसे पहले सरकार चाहती है कि जो कोरोना जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको किस तरीके से ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और प्रथम चरण में सरकार चाहती है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। तो इस महीने के अंत तक अगर हमें उत्तराखंड को ये वैक्सीन मिलती है तो किस तरीके से कामकाज होगा, इन सभी विषयों को लेकर के मुख्य सचिव की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। अब 8 तारीख को जो ये मॉक ड्रिल होनी है उसमें किस तरीके से अधिकारी प्रदर्शन करते हैं ये भी अभी देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर के
देशवासियों में, उत्तराखंड वासियों में इस वैक्सीन को लेकर के काफी उम्मीदें हैं और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी खुशी भी है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो जल्द उत्तराखंड राज्य को मिल जाएगी। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लूंगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बंशीधर भगत के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर उन्होंने बयान दिया था, मैं बहुत दुखी हूं, महिला अति सम्मानित हैं, ये इंदिरा हृदयेश ने कहा। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी माफी मांगी है। इंदिरा हृदयेश से मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर माफी मांगी। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कहा है। बंशीधर भगत का बयान पीड़ादायक था, बहुत दुखी हूं, ये इंदिरा हृदयेश ने कहा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए सम्मानित हैं, पूज्य हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगता हूं। मैं कल अपने व्यक्तिगत विचार आपसे साझा करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा और एक बार फिर से क्षमा याचना उन्होंने की है। इधर हरीश रावत ने भी ट्वीट कर दिया है। सोनिया गांधी और मायावती का जिक्र किया उन्होंने। सोनिया और मायावती को भारत रत्न देने की उन्होंने मांग उठाई है, दोनों को समाज के लिए प्रेरणा बताया। वहीं बसपा ने इसे सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनाने की रणनीति करार दिया। बसपा ने रावत को जवाब देते हुए कहा कि ऐसी बातों से मूर्ख मत बनाइए। सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न देने का जिक्र किया हरीश रावत ने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर बसपा का भी रिएक्शन सामने आ गया है। मायावती ने इसे मूर्खता भरी हुई बात कहा। उन्होंने कहा कि जनता को मूर्ख मत बनाइए। एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ मायावती की फोटो लगाकर उन्होंने ये लिखा कि दोनों आदरणीय हैं, दोनों ने देश के लिए काम किया है। ऐसे में दोनों, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रेरणा है, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिस पर मायावती ने सख्त टिप्पणी की है और एक साफ कहा कि आप जनता को मूर्ख मत बनाइए अपनी बातों से। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए हिंदी खबर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेबाक है मेरी जुबान और बेखौफ है मेरा अंदाज। मैं बताऊंगा आपको हर खबर के पीछे की खबर, सिर्फ हिंदी खबर पर। हिंदी है हम। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन गया है, तो वहीं अब बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में बीजेपी के काशीपुर विधायक को किसानों के विरोध का भोग करना पड़ा, तो वहीं मंगलवार को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भी एक कार्यक्रम में पहुंचे किसानों के भारी विरोध को झेलना पड़ा। इस विरोध में मुर्दाबाद के नारेबाजी के साथ साथ काले झंडे भी उन्हें दिखाए गए। बता दें कि पिछले दिनों सूबे के शिक्षा मंत्री कुछ किसानों के दल को लेकर दिल्ली गए थे। इसे लेकर किसान अरविंद पांडे से बेहद नाराज चल रहे हैं और हर कार्यक्रम के विरोध पर उतारे। इसी के चलते जब गांव विजय रामपुरा में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे तो किसानों ने वहां भी जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा मंत्री कृषि कानूनों के समर्थन में हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विरोध के बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम समाप्त कर ही वापस लौटे।
मासूम बच्चा, भाई मैं तो किसी कार्यक्रम में नहीं आया हुआ है, कोई कार्यक्रम। दिल्ली में बैठे हैं, किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, सब किसान मेरे अपने हैं। मैं किसानों के साथ हूँ और इनकी भावनाओं को इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ईमानदारी से समझा है, इसीलिए इतना बड़ा संकट और इतना बड़ा बिल लेके आई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का, कृषि मंत्री जी का मैं बहुत उत्तराखंड के किसानों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात जो हमारे किसान आंदोलन में बैठे हैं, निश्चित ही इनकी समस्या का समाधान सकारात्मक होना चाहिए। हमारे किसान भाई बहन जो वहाँ बैठे हैं उनका आंदोलन समाप्त होना चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूँ। आज जो विजय रामपुरा गांव है वहाँ माननीय मंत्री जी का जो कार्यक्रम था स्कूल में, इसमें जो किसान हमारे किसान हैं उनका विरोध भी रहा है, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार है हमारा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था तो उनको रोका जाना गलत था, तो अभी पुलिस ने इसीलिए उनका प्रोग्राम ये यहाँ जो होना था वो संपन्न कराया है, ताकि इनके द्वारा अपना विरोध स्वरूप नारे वगैरह लगाए गए हैं। प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो गया है, बाकी अभी थोड़ी देर तक कोर्स रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। देवभूमि में कई जगह झमाझम बारिश हुई है। अल्मोड़ा, मसूरी, टिहरी, चमोली, रानीखेत में बारिश हुई है। जोशीमठ, ऋषिकेश और देहरादून में भी बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। औली में जमकर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे पर्यटक बेहद खुश हो गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो लगातार बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। तो वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना लगातार बनी हुई है। घना कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, दिन में ही अंधेरा महसूस हो रहा है। ऐसे में ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। औली में बर्फबारी का जमकर पर्यटकों ने लुत्फ उठाया है। स्थानीय लोगों को भले ही दिक्कतें हो रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये मौसम बेहद खुशनुमा साबित हो रहा है। देवभूमि में कई जगह पर झमाझम बरसात लगातार जारी है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अल्मोड़ा, मसूरी, टिहरी, चमोली, रानीखेत में भी बारिश हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अभी भी बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। संवाददाता अंकित काला से ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, किन किन इलाकों में बारिश अभी हो रही है, किस तरह का मौसम देहरादून में बना हुआ है और क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए वंदना, मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद है, 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर हमें अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे राज्य भर में जो बारिश है वो भी हमें देखने को मिल सकती है, और उसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी। और उसी के तहत हम देख पा रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो बदलाव देखने को मिला। पहाड़ी जनपदों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है। उसकी वजह से जो पर्यटक है वो उनके चेहरे काफी हद तक खिले हुए हैं। जो हमारे पर्यटन स्थल है वहाँ पर पर्यटकों की अच्छी संख्या हमें देखने को मिल रही है। जो तमाम पहाड़ हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है वरना, और इसमें हमारा जो औली है, मसूरी, धनौल्टी, चकराता और नैनीताल के भी कई जनपदों में जो पर्यटन स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से जो होटल व्यवसायी हैं, जो पर्यटक व्यवसायी हैं, उनके चेहरों में भी काफी हद तक रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय में भी ये अनुमान लगाया गया है कि जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हमें अभी भी देखने को मिल सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी हमें बारिश का सिलसिला इस तरीके से देखने को मिलेगा। देहरादून में भी सुबह अच्छी बारिश जो है हमें देखने को मिले। फिलहाल देहरादून वरना तो यहाँ पर रुक करके बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ देहरादून के, पूरे समस्त उत्तराखंड में इस समय ठंड काफी हद तक बढ़ गई है, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा स्थानीय लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है वरना। लेकिन अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें तो यहाँ इस बर्फबारी की वजह से काफी हद तक पर्यटक व्यवसायी काफी हद तक खुश हैं, पर्यटन काफी हद तक बढ़िया है। और जो हमारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में भी हमें इस तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है।
अंकित, भले ही पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल वरना इस बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। पानी जमा हुआ देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जनपदों में अधिकांश जो हमारे यातायात से जुड़ी हुई समस्या हैं वो लोगों को दो चार कर रही है। तो प्रशासन की वजह से अपनी ओर से जो बर्फ हटाने के लिए पोकलेट मशीनें जेसीबी की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो सड़कें हैं उनको खोलने के लिए जो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और लेकिन फिर भी इस बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी हद तक दिक्कतें हो रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसकी ओर से पूरी तैयारी है और किसी भी तरीके से कोई सूचना अगर मार्ग बंद होने की या अन्य समस्याएं आ रही है तो उन सभी समस्याओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अंकित, किसान इस बारिश को कैसे देख रहे हैं? किसानी के लिहाज से भी ये बारिश काफी हद तक बेहतर है, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है उससे थोड़ा सा दिक्कतें जरूर बढ़ गई है वरना। लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आने वाला समय है उसमें भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। तो सिंचाई के लिहाज से भी ये बारिश काफी हद तक मुफीद है। कुछ एक स्थानों पर कोहरा भी हमें जो काफी हद तक परेशान कर रहा है, जिसपे हरिद्वार का इलाका है, रुड़की का क्षेत्र है, जो मैदानी जनपद है, वहां पर थोड़ा कोहरा भी जरूर परेशान कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के बंदा इससे कह सकते हैं कि एक सकारात्मक रूप से कि जो मौसम है उसने पर्यटकों के चेहरों पर काफी हद तक अंकित, भले ही ठंड बढ़ गई है लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी घर में कैद होने को मजबूर हो गए, लेकिन दफ्तर जाने वाले लोग रोजाना घर से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में बारिश के कारण कई जगह पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वरना सबसे ज्यादा जो स्थिति मैदानी जनपदों में ये देखने को मिल रही है और राजधानी देहरादून में भी इस तरीके के हाल देखने को मिल रहे हैं। जब सुबह के समय जब ऑफिस जाने का समय है तब स्थिति और भी ज्यादा जाम से निपटना दूनवासियों को पड़ रहा है। इसके अलावा जब देर शाम को जब लोगों की ऑफिस से छुट्टी हो रही है तभी भी जाम की समस्या बनी हुई है। तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हो रही है आम जनमानस को, लेकिन पुलिस प्रशासन को और भी ज्यादा मुस्तैद किया गया है। चूंकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो इन सब चीजों को देखते हुए सभी विभागों ने अपनी ओर से तैयारी की है। वरना लेकिन जो यातायात है उसमें काफी हद तक लोगों को दिक्कतें हो रही है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ठीक है अंकित, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश भी लगातार हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में हो रही बारिश किसानों और आवारा पशुओं के लिए एक मुसीबत बनकर बरस रही है। एक तरफ किसान कर्ज के तले दबा हुआ है तो वहीं बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। साल की पहली बारिश किसानों के लिए फायदेमंद तो थी, लेकिन अब यह बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है। बारिश के कारण ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की मटर आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों की सारी फसलें लगभग बर्बाद हो रही हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। आवारा पशुओं को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है इस बरसात के कारण। फसलें भी तबाह हो रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मटर और आलू की फसलों को नुकसान हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में इस वर्ष भी उत्तराखंड राज्य को अपने राज्य की झांकी प्रदर्शित करने का मौका मिला है। अभी तक जब से राज्य का गठन हुआ है तब से 11 झांकियां हम ऑलरेडी राजपथ पर विभिन्न वर्षों में प्रदर्शित कर चुके हैं और ये 12वीं झांकी का प्रदर्शन इस बार राजपथ पर उत्तराखंड राज्य का होगा। झांकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है और 6ठी मीटिंग के बाद इसका अंतिम सिलेक्शन हुआ है। प्रारंभ में लगभग 32 स्टेट ने प्रतिभाग किया था और फाइनली 17 स्टेट का सिलेक्शन हुआ है। उस 17 स्टेट में उत्तराखंड राज्य को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वही बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जनवरी को प्रदेश भर में रोडवेज बसों का चक्का जाम रहेगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चक्का जाम का आह्वान किया है। परिषद ने अपनी लंबी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है। पिछले काफी समय से रोडवेज कर्मचारियों की मांगे लंबित हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार सरकार से बातचीत हो गई है लेकिन बेनतीजा रही। इस
बातचीत का कोई असर नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, मांगों पर विचार नहीं हो रहा है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। कोरोना संकट चल रहा है, ऐसे में आर्थिक संकट भी लोगों के सामने है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी 5 महीने का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि परिषद ने 5 महीने का वेतन और दूसरी लंबित मांगों को जल्द पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।